हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम अपने पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सेमीकंडक्टर के अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आज आपके लिए है वो ये रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपसे बोला हुआ है कि दो ऐसे प्रोसेस बताओ जो इन्वॉल्व होते हैं पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में। यानी कि जब आप पीएन जंक्शन क्रिएट करते हो तो वो कौन से दो प्रोसेस है जिनकी मदद से ही पीएन जंक्शन बन पाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 के फॉरेन सेट के पेपर में। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहला प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और दूसरा प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट। राइट, जब आपने पीएन जंक्शन पढ़ा तो आपको समझ आया होगा कि क्रिएशन के दौरान एक हिस्सा होता है पी और दूसरा होता है एन। ठीक है, यानी कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं आपसे ना इन आंसर डिस्कशन के बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर करें। पहला सवाल ये है कि यार ये जो पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, और अगर आपका जो भी आंसर होगा उसको आप डिफाइन करोगे कि क्यों ये चीज़ है। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ठीक है, जब पीएन जंक्शन क्रिएट किया जाता है तो उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। उन्हीं प्रोसेस में से एक आता है आपका डिफ्यूजन और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन क्या है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था कि पीएन जंक्शन के क्रिएशन में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके आंसर यही दोनों हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे उससे बोला हुआ है कि द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट अ प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर। यानी कि जो भी ग्राफ है आपका, इस ग्राफ के अंदर आपके पास रिलेशन दिया हुआ है करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, आइडेंटिफाई करो वो वाला रीजन इफ एनी ओवर विच द सेमीकंडक्टर हैज़ अ नेगेटिव रेजिस्टेंस। यानी कि वैसे रीजन को ढूंढ के लाओ जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होने वाला है। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन है। तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ठीक है, इसके आपके पास 3-4 रीजन्स जो है वो प्लॉटेड है। इनफैक्ट 3 प्लॉटेड है, ए बी एंड सी। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा रीजन रेजिस्टेंस के केस में नेगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ग्राफ को और भी ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन है। और याद करो, वोल्टेज यानी कि एक तरीके से मैं पोटेंशियल की बात करूँ और करंट का डायरेक्ट रिलेशन तो होता है। ये तो आपको कंडक्टर में भी पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो समझते हैं यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल कैन बी फाउंड आउट बाई द स्लोप ऑफ द कर्व वी वर्सेज आई। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको इस स्लोप का कर्व पता करना पड़ेगा। पार्ट BC ऑफ द कर्व शो द नेगेटिव रेजिस्टेंस। अगर आप BC को ध्यान से देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव समझ आता है। एज विद द इंक्रीज इन करंट द वोल्टेज डिक्रीजेज। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है इस ग्राफ से, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। देखो, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज़ इक्वल्स टू RI। यहाँ तक समझ गए। अब हम अगर R की बात करेंगे इन कंपैरिजन टू करंट, तो आपको समझ आता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? आप यहाँ पे भेज दो V डिवाइडेड बाई R इज़ इक्वल टू I। तो यहाँ पे अगर नोट करने वाली बात ये है कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे R जो है वो डिक्रीज़ होगा। BC वो रीज़न है जहाँ पे आप नोट करोगे कि वोल्टेज के बढ़ने की वजह से जो करंट है अपना वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर करंट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो कॉज क्या होगा? कॉज होगा रेजिस्टेंस अपना नेगेटिव हो रहा था, तभी वोल्टेज बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी अपना करंट जो है वो नेगेटिव की ओर जा रहा है। अदरवाइज तो वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली होते हैं रिलेटेड एक दूसरे से। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। सेम कारण, रेजिस्टेंस नेगेटिव। समझ गए? ये 2013 का प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, और मैंने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आपसे डिस्कस किया था और आपको मैंने कहा था इसका आंसर करने के लिए। आई होप कि आप सभी ने किया होगा। अगर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आज मैं डिस्कस कर देता हूँ। और ये 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे सीधा सीधा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो समझाने के लिए कहा गया है। जहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में अगर समझेंगे तो बोला है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन की वर्किंग एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चलो समझते हैं इस बात को। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, एक हमारे पास होता है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। आप कैसा भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सब कमेंट करके बताएंगे कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी कॉइल से, राइट। यहाँ पे आपने डायोड लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने लोड वगैरह कनेक्ट कर दिया। सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया। चलो अब वर्किंग की बात करेंगे। तो जो पहला हाफ होता है ड्यूरिंग 1 हाफ ऑफ द इनपुट AC, तो आप प्राइमरी कॉइल में अपने इनपुट AC को प्रोवाइड कराओगे। इनपुट AC कैसा दिखता है? इनपुट AC कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इस तरीके से इनपुट AC करंट आएगा, इसको आपने प्रोवाइड कराना है प्राइमरी कॉइल को। द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड अ करंट फ्लोज थ्रू RL। तो
पहले हाफ में ना, फर्स्ट हाफ के लिए इस वाले सेक्शन को ध्यान से देखो, इस वाले सेक्शन को, फर्स्ट हाफ के लिए जो हमारा डायोड होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो करंट जो है इस लोड के थ्रू या फिर आप ये कह लो कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो आगे की ओर फ्लो कर जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही दूसरे हाफ की बारी आएगी, ठीक है, तो जो हमारा डायोड होता है वो होता है रिवर्स बायस। दूसरे हाफ के लिए डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस। अच्छा, आपको कैसे समझ में आता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, इसको मैं एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आज के ही सेक्शन में। तो इस चीज़ को समझाऊंगा कि कैसे इस डायोड को देख के हमें समझ आता है कि फिलहाल जो सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, अदरवाइज रिवर्स बायस में। यहाँ तक समझ गया कि भी फर्स्ट हाफ के लिए तो वो फॉरवर्ड बायस में और करंट आगे फ्लो कर जाएगा, सेकेंड हाफ में वो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द इनपुट एसी द डायोड इज रिवर्स बायस एंड नो करंट फ्लोज। तो रिवर्स बायस है तो जाहिर सी बात है वो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, ब्लॉकेज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा एसी इनपुट था वो रेक्टिफाई हो जाता है। यानी कि अगर आप इसका वेव वाला ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आउटपुट के केस में कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिलती है। इनफैक्ट ऐसे भी नहीं मिलती है, आपको चीज़ें ऐसे ऑब्टेन होती है, यहाँ पे फिर गैप होता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाला तो रिवर्स बायस वो फ्लो ही नहीं किया। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो फिर आपको प्रॉपर मिलता। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, जो मैंने आपसे कहा था मैं डायोड के अंदर कैसे हम समझते हैं कि फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस डिस्कस करूंगा। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। भाई बताओ ये जो जंक्शन डायोड दिख रहा है ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस्ड है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करना कि जो हमारा डायोड होता है ना, ठीक है, उसका एंड कनेक्टेड किससे है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है पॉजिटिव। तो ये एंड देखो आप, ये वाला एंड क्या है, पॉजिटिव एंड है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है ये प्लस का 5 वोल्ट है। तो अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये एंड क्या होगा, नेगेटिव। अब आप यहाँ देखो मेन बैटरी से नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो अगर अपोजिट साइंस कनेक्टेड होते हैं आपस में तो केस बनता है रिवर्स बायस का। ठीक है, अगर डायोड कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखो ऐसे होता, ठीक है, और अगर ये वाला हिस्सा होता है नेगेटिव और इधर जाके ऐसे कनेक्टेड होता, सपोज ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये हो गया नेगेटिव। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा दिख रहा है ना, तो ये भी अगेन नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव को, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो फिर वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। या फिर अगर पॉजिटिव को, लेट सपोज ये होता हमारा पॉजिटिव, मान लेते हैं, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो भी वो होता है फॉरवर्ड बायस। पर फिलहाल यहाँ पे केस किसका है, रिवर्स बायस का। तो आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये है रिवर्स बायस आपका आंसर। समझ गए। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आपसे कहा गया है ये बताओ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है इनडायरेक्टली। ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, और साथ में कैसे वो काम करता है ये भी समझाना है आपको। तो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ना, ये मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो के अंदर समझाया है। आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए समझा देता हूँ। बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के डायग्राम की, तो यहाँ पे एक एज यूजुअल प्राइमरी कॉइल होता है, फिर एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है। अब सभी कमेंट करके बताएंगे कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या है। इसका आंसर मैंने डिस्कस किया, जैसा मैंने आपसे कहा, तो आप वहाँ से भी हिंट ले सकते हो। तो ये है हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको वाइंड करते हैं सेकेंडरी कॉइल से, जिसको फिर हम फर्दर कनेक्ट कराते हैं इस पूरे सर्किट के साथ। देखने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ पे 2 डायोड होंगे, ठीक है, एक डायोड D1 और दूसरा डायोड D2। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। तो देखो जो डायोड D1 है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो ध्यान से, तो जो ये डायोड D1 है ये फिलहाल है फॉरवर्ड बायस, यानी कि जो पहला हाफ जाएगा उसमें से ये करंट को अलाउ करेगा ताकि फ्लो कर पाए। लेकिन उसी वक्त, उसी सेम टाइम में डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस पे होता है। समझो इस बात को। देखो ये हमारे पास ऐसे 2 हाफ्स होते हैं, मतलब ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ के लिए ये डायोड जो है वो तो है फॉरवर्ड बायस, बट इसी हाफ के लिए ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। लेकिन इस हाफ के लिए जो नीचे वाला डायोड है ना वो हो जाता है फॉरवर्ड बायस, और इस हाफ के लिए नीचे वाला डायोड हो जाता है रिवर्स बायस। तो होता क्या है कि भी तो एक ही साइकिल के अंदर दोनों के दोनों अपर और लोअर सेक्शन दोनों के दोनों ट्रैवल कर जाते हैं, और दोनों के दोनों जो है वो एक तरीके से रेक्टिफाई हो जाते हैं इस रेक्टिफायर की मदद से, क्योंकि दोनों डायोड कैपेबल है दोनों हाफ को रेक्टिफाई करने के लिए। फिर आगे डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द सिग्नल D1
गेट रिवर्स बायस, जैसे मैंने आपको बताया D1 क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है किसके लिए, ऊपर वाले हाफ के लिए, ओके, एंड करंट फ्लोज थ्रू इट। लेकिन D2 के अंदर से, D2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ से तो ये वाला करंट फ्लो कर जाएगा, D2 तो नहीं है रिवर्स बायस, ओके। इन बोथ हाफ करंट थ्रू द रजिस्टर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों हाफ में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब क्या है, करंट कुछ ऐसे फ्लो करता है अगर आउटपुट पे आप देखोगे तो यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई, ओके। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ मेंशन है कि यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं और एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं मिलते। आप यहाँ पे नोट में क्लियरली समझ सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको ना यार इनपुट और आउटपुट के वेव डायग्राम भी बना के दिखाने। तो ये हमारे इनपुट के केसेस में बनते हैं डायग्राम, और ये हमारा आउटपुट का केस है, ठीक है। ये देखो, ये D1 की वजह से आया, ये D2 की वजह से, फिर D1 फिर D2, ये अपर हाफ था, ये लोअर हाफ था। अब लोअर हाफ जो है एक ही डायरेक्शन में आ गया तो ऊपर की ओर दिखेगा। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का एक क्रिस्प शॉर्ट ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग था, और ये 2017 का प्रश्न है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इसके आने के चांसेस कितने ज़्यादा है। तो अब हम डिटेल आंसर की अगर बात करें तो आप यहाँ से इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो और आपको समझ आ जाएगा एक एक लाइन का डिटेल मीनिंग, जैसा मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं, और अब कुछ प्रश्न आपके लिए आज के लिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस करके लाना है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या होता है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन के केस में, जब आप उसको फॉरवर्ड बायस के साथ कनेक्ट करते हो और जब आप उसको रिवर्स बायस में रखते हो, ठीक है। ये 2011 का प्रश्न है, प्लीज़ इसको अच्छे से अटैम्प्ट करना। एट वॉट टेम्परेचर वुड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्या टेम्परेचर आप उसका रखोगे, ठीक है। दिल्ली 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप वहाँ से हिंट ले सकते हो कि एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनाना है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में डोनर और एक्सेप्टर रीजन भी आप मार्क करोगे। ये फॉरेन सेट का 2014 का क्वेश्चन है, यानी कि जिस साल मैंने एग्जाम दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन करना है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छे से बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मैंने तो ये भी कहा है, कॉमेंट बॉक्स में भी बताओ। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर के केस में बताना है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और फिर आपको बताना है एक्सप्रेशन इसका, यानी कि डेरिवेशन करके दिखाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। 2013 का प्रश्न है ये, ठीक है। तो इन चारों सवाल को आपको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा और आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे। जय हिंद।